किस बात की बधाई? कुछ लोग व्हाट्सएप पे डाल रहे हैं कि 1 जनवरी को खरवासा में 10,000 आदिवासियों का हत्या हुआ। आदिवासियों के लिए काला दिवस है और हमारे पढ़े लिखे बुद्धिजीवी भाई उसमें न्यू ईयर की बधाई डाल रहे हैं। इसलिए मैंने सोचा कि यार हमारे लोगों को अभी इस बात की जानकारी नहीं है कि कब खुशी और कब गम मनाना चाहिए। एक तरफ हमारा 10,000 जो आदिवासी समाज है अपने मान सम्मान, अपने स्वाभिमान के लिए, अपनी संस्कृति के लिए, अपनी परंपरा के लिए अपनी जान की आहुति देता है, उस दिन हमें उन्हें श्रद्धांजलि देना चाहिए। लेकिन एक तरफ हमारा पढ़ा लिखा वर्ग न्यू ईयर की बधाई। हमारे समाज में जब बच्चा जन्म होता है तब भी हम बैंड बाजा बजाते, पटाखे फोड़ते, जब भी दारू पीते, जब भी उत्सव मनाते। जब हमारे घर में कोई शादी होती है, कोई विवाह, कोई फंक्शन होता है, कोई जन्मदिन होता है, उस दिन भी हम बैंड बाजा बजाते, पटाखे फोड़ते, उस दिन भी उत्सव मनाते, नाचते, उस दिन भी दारू पीते। लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आई, जिस दिन हमारे घर से लाश निकलती हमारे बुजुर्ग की, उस दिन भी बाजा और पटाखे फूटते हैं, उस दिन भी दारू पी के आनंद उठाते हैं। कब खुशी और कब गम मनाना है, इस बात की हमारे समाज में है क्या भाई? है क्या? क्योंकि मैं ज्यादा लंबा समय नहीं बोलना है चाहता हूं, क्योंकि मुझे कल कहीं और जाना है और मैं चाह रहा था कि जितनी जल्दी यहां से विदा लूं, क्योंकि पहली बार मुझे आपके बीच में आने का अवसर मिला। आपने बहुत सारी बातें सुनी, हमारे राजाओं की बात सुनी, महाराजाओं की बात सुनी, बहुत डॉक्टर इंजीनियरों की बात सुनी। मैं बहुत छोटा सा आदमी हूँ, बड़ा किसान आदमी हूँ, खेती किसानी से अपना जीवन यापन करता हूँ। थोड़ा समय मिलता अपनी जीविका से तो समाज के बीच में आकर कुछ बात करना चाहता हूँ, आपसे सीखना चाहता हूँ। अभी बहुत अच्छी बातें हुई। हमारे लोग पीएचडी की बात करते हैं, हमारे लोग डॉक्टर बनना चाहते हैं, हमारे लोग कलेक्टर बनना चाहते हैं, हमारे एसपी बनना चाहते हैं। लेकिन हमारे सामने एक ऐसा आयत भी नहीं है जो कहे कि मैं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का जज बनना चाहता हूं। है क्या कोई? किसी वक्ता ने नहीं कहा कि आज हमारे समाज में अब डॉक्टर इंजीनियरों की भीड़ लगी है। शहर में अगर पत्थर उठाकर मार दो, कहीं फेंक दो, तो अंधेले में किसी के सर में अगर पत्थर लगेगी तो पूछोगे तो कौन है? बोले वो इंजीनियर है, वो डॉक्टर है। आपके समाज की आरक्षण खतरे में, आपके समाज का आरक्षण अधिकार खतरे में है, आपके समाज की जल जंगल जमीन खतरे में, आपके संस्कृति और सुरक्षा खतरे में है। मेरे भाइयों, आपके समाज की सुरक्षा, आपकी बहन बेटियों की सुरक्षा कौन करेगा? न्याय कौन करेगा? तो उसके लिए न्यायाधीश की भी आवश्यकता है। बाबा साहब अम्बेडकर ने जब भारत का संविधान लिखा और भारत का संविधान लिखने के बाद में पिछड़े वर्ग के लोगों को आरक्षण देने की बात आई, काका कालेलकर आयोग बना। काका कालेलकर आयोग ने पूरे देश के अंदर में भ्रमण किया और पिछड़े वर्ग की गणना की। एससी एसटी को संविधान के अंदर में आरक्षण मिला, लेकिन पिछड़े वर्ग को नहीं मिला। तो काका कालेलकर आयोग ने जब गणना की तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने उस समय कानून मंत्री से इस्तीफा दिया था। तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर से आयोग के अध्यक्ष ने पूछा कालेलकर ने कि डॉक्टर बाबा साहब, आपने पूरे संविधान की संरचना की है, सारी बातें आपने संविधान में हक अधिकार कैसा मिल रहा है? हमने पिछड़े वर्गों के पूरी सर्वे किया, लेकिन हमें एक बात समझ में नहीं आई कि पिछड़े वर्ग के लोगों का भला कैसे होगा। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा, जिस समाज में 10 डॉक्टर 20 इंजीनियर 20 बैरिस्टर होंगे, उस समाज का विकास हो जाएगा। आज सारे विश्व के अंदर में, सारे भारत के अंदर में सबसे ज्यादा डॉक्टर, सबसे ज्यादा इंजीनियर, वकीलों की लाइन पड़ी है, लेकिन समाज का अधिकार नहीं मिला। लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं मेरे साथियों, जब एससी एसटी के
पदोन्नति क्या बोलते हैं, पदोन्नति पर रोक लगी, आरक्षण पर रोक लगी, तो आपका एक भी आदमी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में नहीं था जो आपके हक में फैसला दे पाता। आज आपके एट्रोसिटी एक्ट पर जब प्रहार किया गया तो आपका एक भी आदमी सर्वोच्च न्यायालय में नहीं था जो आपके हक पर बात करता। इसलिए आज अब डॉक्टर, इंजीनियर और बैरिस्टर की बात नहीं, अब इस देश के सर्वोच्च न्यायालय में बैठने की बात है, जहां पर आपके हक अधिकार की बात की जा सकती है, जहां पर संविधान को चैलेंज किया जा सकता है, जहां पर सारे निर्णय को, फैसले को चैलेंज किया जा सकता है। साथियों, आप अपने बच्चों को ज्यादा से ज्यादा पढ़ाकर इस देश की जो सर्वोच्च न्यायालय है वहां बिठाने का काम करें। शिक्षा वो शेरनी का दूध है, शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा और जो नहीं पिएगा वो नहीं दहाड़ेगा। आज गाने से साथ कुछ नहीं। अभी हमारे राजा ध्रुवे साहब बहुत बढ़िया बात 5वीं अनुसूची की कह रहे थे। थोड़ा बहुत हम लोग भी काम करते हैं उस विषय में। रूढ़ी परंपरा और 5वीं अनुसूची का मतलब क्या है, उसका संबंध क्या है, मैं थोड़ा सा उस पर प्रकाश डालना चाहता हूं। समय का अभाव है, क्योंकि मैं घंटे 2 घंटे लगातार बात करने वाला व्यक्ति हूं, 10 मिनट में मेरी बात खत्म नहीं होती। लेकिन मैंने पहले ही कहा कि आपके आनंद और के बीच में मैं दीवार बनना नहीं चाहता हूं। आज पूरे देश के अंदर में 2 तरह की लड़ाई खड़ी है। आज पूरे देश के अंदर में 2 तरह की लड़ाई है, एक है धर्म और एक है संस्कृति। धर्म और संस्कृति में बहुत दूर का फासला है। जो आदमी धर्म की ओर दौड़ रहा है वो अंधविश्वास में जी रहा है, और जो संस्कृति की ओर दौड़ रहा है वो सच्चाई के साथ में खड़ा है। आपकी संस्कृति रेस्टोरी, संस्कृति का मतलब है नावा डंगूर, जल जंगल और जमीन। जल जंगल और जमीन आपकी खत्म हो गई साथियों, क्योंकि 5वीं अनुसूची का कानून कहता है, भारत के संविधान की आर्टिकल 244 एक कहता है, जो 5वीं अनुसूची कहता है, अनुसूचित क्षेत्र, अनुसूचित जनजातियां। अभी यहाँ हमारे बहुत सारे लोग हैं कि ये बोलते कि ये तो शेड्यूल एरिया नहीं है। भारत का संविधान कहता है अनुसूचित क्षेत्र यानी भैया कृष्णा पसवाड़ा ये अनुसूचित क्षेत्र है, लेकिन अनुसूचित जनजातियां कहाँ है? अभी हमारे कोई वक्ता साथी राजा ध्रुवे साहब कह रहे थे कि एक घर का भी अगर आदिवासी, एक घर का भी गोंड है, एक घर का भी बैगा है, एक घर का भी भील है, एक बार का भी भिलाला है, एक घर का भी कोई आदिवासी समाज में, जनजाति में बिलोंग करने वाला व्यक्ति है, उसके लिए भी वहां पर 5वीं अनुसूची का कानून लागू होगा। मैंने 2 चीज कही कि 5वीं अनुसूची और रूढ़ी परंपरा, इसके संबंध क्या है? आपकी रूढ़ी क्या है? रूढ़ी क्या है आपकी, और परंपरा क्या? हमारे बहुत से लोग जो भी यहाँ हमारे सांस्कृतिक प्रोग्राम हो रहे थे, हमारे पारंपरिक नृत्य हो रहे थे, उसको संस्कृति कहते हैं। मैंने बहुत जगह सुना, लगभग 14 राज्यों में मैं काम करता हूं जाकर, तो हमारे लोग इस परंपरा को संस्कृति कहते हैं। आप केबीसी देखते हैं, उसमें 4 लाख लाइन होता, ABCD कितने? A का मतलब समझ, B का मतलब समाज, C से संरक्षण और D से नियंत्रण। हमारे जीवन में 4 लाख लाइन है, हम 3 को खत्म कर देते हैं और हम नियंत्रण करने के लिए लग जाते हैं। जैसे अभी हमारे चुनाव के समय सारे समाज के लोग लग जाते हैं। समाज में जब तक समझ पैदा
नहीं होगी, आप में समझ पैदा नहीं होगी, समाज नहीं बनेगा। और जब समाज नहीं बनेगा तो समाज को संरक्षण नहीं मिलेगा, और जब संरक्षण नहीं मिलेगा तो आपका समाज नियंत्रित नहीं रहेगा। साथियों, इसलिए आपको ये चारों लाइन पर काम करने की आवश्यकता है। ये कोई सरकार बनाने की बात नहीं कर रहा, इस बात को समझना है क्योंकि समाज को निर्माण करना है। और जब तक आप समाज का निर्माण नहीं करेंगे आपके पास में हक और अधिकार प्राप्त नहीं होगा। समाज का जब निर्माण नहीं होगा तो आपको हक और अधिकार प्राप्त नहीं होगा। मैं आपको 5वीं अनुसूची का जो अधिकार की बात कर रहा था कि आप जैसे रूढ़ी और 5वीं अनुसूची का मतलब क्या है। 5वीं अनुसूची यही लागू होता है जब आप अपनी रूढ़ियों में रहते हैं। रूढ़ी का मतलब जो आपके पुरखों से जो सदियों से चलते आया है, जिसको हम प्रेम व्यवस्था कहते हैं। आज हम यहाँ बावली में जो है ये हमारी रूढ़िगत विरासत है। ये बावली क्या है? परंपरा नहीं, ये हमारी रूढ़िगत विरासत है। यहाँ पर हमारे हट्टे सिंह वल्के जी का शासन था, उनके पुरखों का शासन था, इसलिए आज इस खट्टा का जो बावली है वो विश्व में प्रसिद्ध। ये आपकी रूढ़िगत परंपरा जो हमारे पुरखों ने जो चलाई, जो संस्कृति है, जो हमारे संस्कार हैं, उनका निर्वहन करना यह हमारा परंपरा है, जिसको हम देखते सीखते। और इसी के भारत के संविधान की भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13(3) का के तहत एक अधिकार दिया, रूढ़ी या प्रथा विधि का बल रखता है। क्या बोला? रूढ़ी या प्रथा विधि का बल रखता है। और इस रूढ़ी और प्रथा के अंदर में किसी विधानमंडल, किसी लोकसभा, किसी विधायिका या किसी शासकीय विधिमंडल का बनाया हुआ कानून इसके ऊपर में लागू नहीं होगा। ये भारत का संविधान और यही 5वीं अनुसूची का असली मतलब। अभी हमारे ध्रुवे राजा साहब बोल रहे थे, जो साजा से चलकर आए हैं, बहुत अच्छी बात उन्होंने कहा कि हमें अपने अपने घर में लड़ाई नहीं करना चाहिए। लड़ाई इसलिए हो रही है कि हम रात दिन नकल करते हैं, हम लोग नकल करके पास होना चाहते हैं एग्जाम में, पढ़ाई नहीं करते, समाज को तैयार नहीं करते, और हम सोचते हैं नकल करके पास हो जाए। आप नकल करके जीवन में पास नहीं हो सकते, मेरिट में नहीं आ, मेरिट में आप कभी नहीं आ सकते, क्योंकि सामने वाला जो क्वेश्चन का आंसर लिखता है क्या वो सही लिख रहा है? आपको जानकारी है? आपने पढ़ाई नहीं करी तो आपको जानकारी कैसे लगेगी कि वो आंसर सही लिख रहा है? क्योंकि साथियों, आदिवासी क्षेत्र में पास की सिस्टम नहीं है 5वीं अनुसूची के तहत, इसलिए आपसे इसको दूर रहना पड़ेगा। और आप इस देश के मालिक हैं। हमारे बहुत सारे जो साइंटिस्ट हैं, बहुत सारे विद्वान हैं, बहुत सारे शोधकर्ता हैं, ये लोग भी कभी कभी चूक कर जाते हैं, हम भी चूक कर जाते हैं कई बातों को बताने में। हमारे लोगों के दिमाग में एक सा भूसा भर दिया गया, क्योंकि भेजा सबके दिमाग में 100 ग्राम का है। मेरे पास भी भेजा 100 ग्राम का है, तो आपके पास भी 100 ग्राम का है। और जो डॉक्टर, इंजीनियर, बैरिस्टर बने हैं उनके पास भी भेजा 100 ग्राम का है। लेकिन उस 100 ग्राम के भेजे को इस्तेमाल करने की जरूरत है। अगर आप इस्तेमाल नहीं करेंगे तो आपका भेजा काम नहीं करेगा, वो ठंडा हो जाएगा, बर्फ जम जाएगा, उसको इस्तेमाल करना होगा। हमारे बहुत सारे लोग बोलते हैं, बहुत सारे
जो गैर आदिवासी लोग बोलते हैं, हमारे कुछ पढ़े लिखे जो अधिकारी लोग हैं, बड़े ऊंचे पद में चले गए, बोले बोले यार आदिवासियों को अकल नहीं है, हमारा आदिवासी समाज मान लिया कि हमारे पास अकल नहीं है, हम गवार है मतलब गवार हो गया। नहीं, ये जो यहाँ बैठी हुई समाज है, ये पूरे विश्व का साइंटिस्ट समाज है। सबसे बड़े वैज्ञानिक पूरे विश्व में अगर कोई हुआ है तो वो इस देश का आदिवासी है, जिसके कारण इस देश में सारी चीजें चली। जिस दिन आप इस बात को मान लेंगे कि मैं साइंटिस्ट का संतान हूं, मैं वो साइंटिस्ट के खून का हूं, उस दिन आप में बुद्धि अपने आप चलने लगेगी, अपने आप में विकास होने लगेगा। क्योंकि जब पारी को पार लिखो का दर्शन आता है तो हम देखते हैं, जब वनस्पति काल को हम पढ़ते हैं, जब कृषि युग को पढ़ते हैं, पशुपालन युग को पढ़ते हैं, पसार युग को पढ़ते हैं, तो वहां तो आदिमानव था, वहां कोई पहचान नहीं थी, कोई अनाज नहीं था, जो जैसा चाहे वैसा जी सकता था। अगर कोई पहचान कराया है तो वो आदिवासी है, आदिवासी के अलावा कोई दूसरा। आज टोटम व्यवस्था जो बनी है समाज में, टोटम की पहचान कराने वाला कौन है? तो वो आदिवासी है। इस देश के अंदर में अनाज की पहचान कराने वाला कौन है? तो वो आदिवासी है। इस देश के अंदर में किसी जीव की पहचान कराने वाला व्यक्ति है तो आदिवासी है। और इस देश में अंदर सबसे पहले आग की खोज करने वाला भी व्यक्ति है तो वो आदिवासी है। मतलब आदिवासी इस देश का सबसे पहला साइंटिस्ट है। साथियों, बहुत सारी बातें हैं जो मैं आपसे शेयर करना चाहता था, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि आप सारे लोग सो रहे हैं। बहुत सारे लोगों के सिर झुक चुके हैं, बहुत सारे लोग लेट चुके हैं। अभी इधर हमारे मलावी साहब बैठे हैं, अशोक मलावी साहब गोंडी सूरा वाले, अभी वो आपको जगा देंगे। क्योंकि मैंने पहले ही कहा कि किसी महापुरुष